जैसा कि आप जानते हो, हम इतिहास के टॉपिक प्राचीन भारत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और जो प्राचीन भारत है उसमें शुरुआत में पाषाण काल यानी कि स्टोन एज की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। और स्टोन एज को अध्ययन की सुविधा के अनुसार हमने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में डिवाइड किया था। लेकिन इतिहासकारों ने या जो विद्वान थे उन्होंने पुरापाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में डिवाइड कर दिया। तो इसके बारे में वीडियो मैंने बना के रखे हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। तो ये तीन काल होते हैं, प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल यानी कि ऐसा काल जिसमें लेखन तो था लेकिन उसको पढ़ने में असमर्थता थी, और ऐतिहासिक काल जिसमें लेखन था जिसे पढ़ सकते थे। तो प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा कि पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल, यानी मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल थे। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। और ऐतिहासिक काल के अंदर महाजनपदों का उदय, मगध का उदय, मौर्य काल व मौर्योत्तर काल, गुप्त वंश व हर्ष काल और राजपूत काल। तो प्राचीन काल राजपूत काल तक ही मान्य है। अब प्राचीन काल को समझने के लिए हमें एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि उस समय काल की जो जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो उसके लिए जो स्रोत होते हैं, एविडेंस होते हैं, वो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से स्रोत आते हैं? अभिलेख, सिक्के, मृदुभांड, मोहरें, स्मारक, मूर्तिकला और चित्रकला जैसे विद्वान जो है खोज करके हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। भारत के पर्याय के रूप में इस्तेमाल इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फारसियों यानी कि ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू और इस देश को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहा था। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिका से ली जाती है, हिस्टोरिया से मानी जाती है। इस शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। 1817 में स्कॉटलैंड के निवासी जेम्स मिल ने 3 भागों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक में इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांटा था। 1904 में ऑक्सफोर्ड क्लॉरेन प्रेस से V.A. स्मिथ द्वारा लिखित अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है? V.A. स्मिथ ने लिखी है। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1851 में डैनियल विल्सन ने किया। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1861 में डैनियल विल्सन ने किया था। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य 1863 में आरंभ कराया। सर्वप्रथम 1870 में लार्तेत महोदय ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सर्वप्रथम 1956 में H.D. सांकलिया ने प्रवरा नदी घाटी से प्राप्त उपकरणों के आधार पर इस काल को मध्य पुरापाषाण काल कहा। इस काल में फलकों का प्रयोग हुआ था, अतः H.D. सांकलिया ने इस काल को फलक संस्कृति कहा है। उच्च पुरापाषाण काल में मानव का विकास प्रबल हुआ और इस टाइम पीरियड में नए चकमक उद्योगों की स्थापना हुई। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय हुआ। तो आधुनिक मानव जो हम हैं, उस मानव को हम होमो सेपियंस कहते हैं, यानी कि हम होमो सेपियंस हैं। और हमारा जो आरंभिक चरण स्टार्ट होता है वो उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। उच्च पुरापाषाण काल का प्रधान उपकरण ब्लेड है। ब्लेडों से चाकू, ब्यूरिन, छिद्रक, स्क्रैपर आदि उपकरण बनने लगे थे। मीसोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 में हॉर्डर वेस्टॉक ने किया था। सर्वप्रथम 1867 में C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग 1865 में जॉन लुबाक ने प्री हिस्टोरिक टाइम्स पुस्तक में किया था। सर्वप्रथम 1842 में H.M. कृष्ण ने लिंगसुगुर
कर्नाटक से नवपाषाण कालिक स्थल खोजा था। इस काल का प्रमुख उपकरण कुल्हाड़ी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम बीजी चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे की जानकारी सबसे पहले बताई है। राजस्थान के प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल आहाड़, गिलुंड, बालाथल हैं। ठीक है, बालाथल की खोज BN मिश्रा ने की थी। मध्य प्रदेश में प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल कायथा, एरण, नागदा, नवदा टोली और माहेश्वर हैं। कायथा की खोज VS वाकणकर महोदय ने की। नवदा टोली की खोज HD सांकलिया ने की। सर्वप्रथम 1822 में कानपुर के बिठूर में कुछ ताम्र पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए थे। मानव द्वारा चित्रकारी का सर्वाधिक साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। पश्चिमोत्तर भाग यानी कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है और जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उसे हम पश्चिमोत्तर भाग कहते हैं। 1921 में प्रथम हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। 1947 तक 40 स्थलों की खोज की जा चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पाया जाता है। अफगानिस्तान में इस सभ्यता का प्रमुख स्थल शोरतुगई और मुंडीगाग है। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले से कई ईंटें प्राप्त की थी। 1856 में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर के मध्य रेल की पटरी बिछाते समय हड़प्पा के टीलों से ईंटें प्राप्त की थीं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज रावी नदी के किनारे की थी। एग्ज़ाम के संबंध में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यानी कि हमारे भारत में, पाकिस्तान में और जो अफगानिस्तान क्षेत्र में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ है वो उसकी जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी जो सीमा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आती है। तो हम देख लेते हैं उत्तरी सीमा कौन सी है। चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर का अखनूर ज़िला, यानी अखनूर ज़िले में एक जगह थी जिसका नाम है मांडा। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा है। और नीचे उतर के आते हैं हम दक्षिणी सीमा में। तो दक्षिणी सीमा आपकी कहाँ पर है? दैमाबाद, प्रवरा नदी, महाराष्ट्र का अहमदनगर ज़िला। इधर हम पूर्वी सीमा की तरफ आते हैं तो आलमगीरपुर, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश का मेरठ ज़िला। और पश्चिमी सीमा की बात करते हैं तो सुतकांगेडोर, दाश्त नदी, उत्तरी बलूचिस्तान का मकरान ज़िला। तो ये चारों सीमाएं आपको एग्ज़ाम में बहुत लाभकारी होंगी। एक बार और दर्ज वेरीफाई कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था पूरा कंप्लीट वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और पूर्वी सीमा कौन सी है? आलमगीरपुर। पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर, उत्तरी सीमा मांडा और दक्षिणी सीमा दैमाबाद। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम नगर हड़प्पा नगर की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। अब हमने एक क्वेश्चन बनाया है जो एग्ज़ाम के संबंध में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हड़प्पा नगर की खोज और प्राप्त हुए तत्वों का वर्णन कीजिए, यानी अवशेषों का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं हम, ये हड़प्पा नगर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांड कुमरी ज़िले में यानी वर्तमान में शाहीवाल में रावी नदी के बाएं यानी कि लेफ्ट तट पर स्थित है। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले का उल्लेख किया था। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में दुर्ग, निवास गृह, चबूतरे और अन्नागार प्रमुख हैं। ये नगर 2 टीलों में विभाजित था। पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। पश्चिमी टीले की चारों ओर से किलेबंदी की गई थी। पश्चिमी टीले या दुर्ग टीले को व्हीलर महोदय ने माउंट AB की संज्ञा दी है। हड़प्पा नगर के एक अन्य टीले को माउंट F की संज्ञा दी गई है। इस टीले से श्रमिक आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। श्रमिक आवास के उत्तर में अनाज कूटने के 18 गोल चबूतरे और अन्नागार की 2 पंक्तियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक पंक्ति में 6-6 खाने हैं। यहाँ से जौ के दाने, जले हुए गेहूँ और भूसी प्राप्त हुई है। इस नगर से मिलने वाले प्रमुख अवशेष धोती पहने एक मूर्ति का साक्ष्य, एक बर्तन जिस पर मछुआरे का चित्र अंकित है, शंख का बना बैल, ठोस पहिए और छतरी से युक्त तांबे की बनी इक्का गाड़ी, गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर और तिल प्राप्त हुआ है। 16 ताम्र भट्टियाँ, तांबे से निर्मित पैमाना, तांबे की ताबीज और तांबे की मानव आकृति प्राप्त हुई है। एक मोहर में पैर से सर्प दबाए गरुड़ का चित्र पाया गया है। एक मुद्रा पर खरगोश का चित्र मिला है। कांसा निर्मित एक दर्पण मिला है। एक प्रसाधन केस मिला है। R37 यानी कि कब्रिस्तान मिला है।
तो कब्रिस्तान मिलने का अर्थ ये है कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा नगर में मुर्दों को दफनाया जाता था। एक ऐसी मुद्रा प्राप्त मिली है जिसमें मुद्रा पर सिर के बल खड़ी नग्न नारी का चित्र अंकित है, जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिसको उर्वरता की देवी कहा गया है। गठिया रोग के साक्ष्य प्राप्त हुए होते हैं। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। यानी कि अभिलेख युक्त मोहरें हमें हड़प्पा नगर से मिली हैं, और लेकिन बिना अभिलेख की जो मोहरें हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो नगर की खोज 1922 में दाराखाल दास बैनर्जी महोदय ने की, और वहाँ से भी अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जिसके लिए मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं मोहनजोदड़ो नगर का वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।